मेरा नाम हसन खान है और मेरी 21 साल उम्र है। मैं नशा करता था हीरोइन का और नशा करता था और सिरिंज भी लगाता था। अभी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अमन सेंटर में आया हूँ। मेरे वालिदा ने मुझे इधर दाखिल करवाया है। अभी मैं शुक्र है ठीक हूँ। ऐसे कोई नशे का तलब भी मेरे अंदर अभी नहीं है। अभी मैं शुक्र है ठीक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान अम्मार। इस वक्त मौजूद हैं हम अमन हाउस में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महमूद रहमान, मेडिकल डायरेक्टर हैं, माइंड साइंटिस्ट हैं। इनसे जानते हैं कि अमन हाउस क्या है और किस तरह आप लोग काम करते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, अमन हाउस बहाली का एक ऐसा मरकज़ है कि जहाँ पे बहुत से मरीज़ दाखिल हैं और जो दाखिल नहीं भी हैं, बहुत से लोग आकर आउटडोर ट्रीटमेंट भी लेते हैं। यहाँ पे मनशियात के मरीज़ भी दाखिल हैं और नफसियाती मरीज़ भी दाखिल हैं। आपको मालूम है आजकल पाकिस्तान में स्मोकिंग के अलावा बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, हेरोइन है, चरस है और आइस है। इस तरह के जो कोकेन है, ये जो नशे इस्तेमाल कर रहे हैं उनका हम इलाज करते हैं और इन मसाइल का हम हल कर रहे हैं ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इन खराबियों से बच सके। और उसके अलावा जो माशरे में ज़हनी तनाव है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, बहुत से मरीज़ नफसियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। किसी को डिप्रेशन हो जाता है, किसी को शिज़ोफ्रेनिया है, पागलपन है, OCD है, वहम का शिकार हो जाते हैं। उसका इलाज भी हम करते हैं, मरीज़ को दाखिल करके भी करते हैं और उनको वैसे आउटडोर भी इलाज करते हैं। और यह दाखिल के बाद जब मरीज़ ठीक होकर घर चले जाते हैं तो उसके बाद भी हम उनको टाइम देते हैं ताकि वो गाय बगाए हमारे यहाँ आते रहें और हम उनको फॉलोअप करें और अगर उनके कोई मसाइल बाकी रह गए हैं तो उनको हल करें। तो साथ ही हम दवा भी इस्तेमाल कराते हैं। यहाँ शुरू में कोई हफ्ता 2 हफ्ते डिटॉक्स किया जाता है मरीज़ में, जो बहुत पुराने जो मनशियात के जो असरात हैं उसको ख़त्म किया जाता है दवाइयों के ज़रिए। उसके बाद भी यहाँ लेक्चर दिए जाते हैं और वो बहाली के पूरा प्रोग्राम होता है। रोज़ाना ग्रुप सेशन होते हैं। उनको कारी साहब हैं वो भी उन्हें दर्स भी देते हैं, नमाज़ें भी पढ़ाते हैं और इस लिहाज से हर तरह से मरीज़ों की सहूलत का ख्याल रखा जाता है। उन्हें अच्छा खाना फराहम किया जाता है और गेम्स का और TV वगैरह का भी इंतज़ाम है ताकि वो अपना जो फारिग वक्त है उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि हम मरीज़ों का इलाज करते हैं, फिर आपने ये भी कहा कि नमाज और दर्स वगैरह से, ये तो रूहानी आ गया। अब आप नफसियाती और दूसरा जो इलाज करते हैं, जैसे कि आइस का नशा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हॉस्टल, बहुत सी जगहों पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी में फैल चुका है और ये बहुत मुज़ी मर्ज़ है। आप पहले तो बताएंगे ये आइस नशा क्या है और किस तरह इससे छुटकारा पाया जा सकता है, नौजवान किस तरह इससे बच सकते हैं? जी, इसका असल नाम तो मेथएम्फेटामिन है। इसको मेथ भी कहते हैं और ये ऐसी चीज़ है जिसको डांस मेडिसिन भी कहते हैं कि जो पार्टीज वगैरह इस्तेमाल की जाती है। इसके खाने से नींद उड़ जाती है। बहुत से स्टूडेंट भी इस्तेमाल करने लगते हैं कि चलो जी हम जा कर पढ़ेंगे, इम्तहान की तैयारी करेंगे, लेकिन वो फिर इसका पता नहीं है कि इसके आदी हो जाते हैं। इसका फिर नुकसान होता है फिर, और जब तक इसको ना लें उन्हें सुकून नहीं मिलता। तो इस लिहाज से ये ख़तरनाक नशा है और हमारी नौजवान नस्ल को ये ख़राब कर रहा है। इसका इलाज हम कर रहे हैं और ये है कि जैसा कि आपने जिक्र किया, हम सिर्फ नमाज़ों के ज़रिए, दस के ज़रिए नहीं है, ग्रुप थेरेपी होती है, सेशन होते हैं, लेक्चर होते हैं, साइकोथेरेपी होती है। हमारी साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो उनके सेशन लेती हैं और बाकायदा उनसे इंटरव्यू ले जाते हैं और उनको बाकायदा उनको नफसियाती तालीम दी जाती है ताकि वो अपना आप को कंट्रोल कर सकें और अपनी बीमारियों का इलाज कर सकें और जाके माशरे के एक मुफीद शहरी बन सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत उम्दा मालूमात दी हैं। अब हम जानेंगे साइकोथेरापिस्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक साइकोलॉजिस्ट, बहुत माहिर है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम ज़ैनब है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि ज़ैनब हूँ मैं, ठीक है। और मेरा ताल्लुक़ जो है वो साइकोलॉजी से है, माहिर नफ्सियात हूँ, ठीक। और मैं यहाँ 1 साल से काम कर रही हूँ अमन हाउस में, जो कि इलाज का है मनशियात और ज़हनी अमराज के जो लोग हैं जिनको मुश्किलात हैं अपनी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की, तो वो यहाँ पे हमारे साथ इन 2 कैटेगरी में आते हैं।
तो मंशियात में जैसे कि आजकल डिफरेंट बहुत ज़्यादा बल्कि चली गई हैं, हमारे माशरे में नशे का जो तयन है वो बहुत ज़्यादा आम हो गया है, जो स्टार्ट होता है सिंपल स्मोकिंग से और लीड करता है आइस और भी इससे भी और ज़्यादा नशे और चीज़ें हो सकती हैं। जहनी अमराज के जो मरीज़ होते हैं वो थोड़े से रियलिटी से हमारे डिटैच हो जाते हैं, या कोई ऐसी उनकी लाइफ में कोई ट्रॉमा, ऐसा सडन ट्रॉमा हो जाता है जिनकी वजह से वो बिल्कुल रियलिटी से उनका कांटेक्ट जो है दूर हो जाता है, या वो बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं अपने रियलिटी डेली लाइफ की रूटीन से। जी सर। अच्छा, डेली लाइफ रूटीन से वो जो हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप उनका इलाज करती हैं। मैम आप तो पहले मुझे ये बताएंगी, ये जो मरीज़ आते हैं आपके पास उनकी क्या सिम्टम्स होती हैं, ये जो मुख्तलिफ मंशियात में मुलविस होते हैं, किस तरह आपको उनकी पहचान हो जाती है, फिर आप उसका कैसे तरीका इलाज होता है आपका? जी असल में जब भी कोई फैमिली आती है हमारे पास यहाँ पे अपने मरीज़ को लेके जब आते तो हमें उनकी जो बिहेवियर है, उनकी एटीट्यूड है, उनके बात करने के तरीके, इन कुछ चंद चीज़ें जिनसे हमें पता चल जाता है कि हाँ वाकई ये जो है मंशियात का आदी है। ठीक है, अब मंशियात में डिफरेंट चीज़ें आ जाती, जैसे चर्स है, साथ पाउडर है, ठीक है, और साथ ही आइस का जो आजकल बहुत बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है आइस का, नौजवान नस्ल ज़्यादा इस चीज़ को कैच कर रही है। तो इनके डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, इन ये जो मंशियात इनकी डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, उनसे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ वाकई ये इस चीज़ का है। लेकिन बाकी जो मरीज़, हमें अगर किसी और नशे का भी उनमें शक व शुबा हो कि हाँ ये नशा भी ये कर सकता है, तो वो हमें जब उनको हम कुछ दिन रखते हैं अपने पास तो हमें आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों के पता चल जाता है, क्योंकि अलग अलग सिम्टम्स हैं। अब चर्स है उसके अलग सिम्टम्स है, पाउडर है उसके अलग सिम्टम्स है, आइस है उसके अलग सिम्टम्स हैं, और हमारे पास तीनों कैटेगरी के जो मरीज़ हैं वो यहाँ पे एडमिट हैं। और इसी तरह जो जहनी मरीज़ है उनकी भी हम कुछ हिस्ट्री वगैरह ले लेते हैं, और दोनों जहनी मरीज़ और साथ ही इनकी जो ये मंशियात के जो मरीज़ हैं इनकी हिस्टोरिकल हम थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री देखते हैं, इनके घरवालों से भी ले लेते हैं हिस्ट्री, और साथ ही फिर पेशेंट जब हम कहते हैं कि हाँ अब ये थोड़ा सा स्टेबल है या स्टेबिलिटी ना भी हो, तब भी हम उनसे पूछते हैं कि उनको क्या वजह है, किस मर्ज़ की वजह से वो यहाँ आए। कुछ तो मानते नहीं हैं और मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करते कि वो बीमार हैं या नहीं है बीमार, क्योंकि वो असल में नशे के मरीज़ जो वो ज़्यादा इस चीज़ पे वो करते कि वो बाज़ औक़ात एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि वो नशे को जारी रखना चाहते हैं। और ऐसे ही हमारे जो जहनी मरीज़ हैं वो भी ऐसे, वो तो चले जहनी मरीज़ उनका रियलिटी से कांटेक्ट ही नहीं है, तो उनमें भी और दोनों में यही चीज़ है कि वो उनमें एक्सेप्टेंस लानी होती है कि आप ये चीज़ गलत है, आप में ये चीज़ या आपकी बिहेवियर की वजह से, आपकी एटीट्यूड की वजह से आपकी ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस का रोल अदा कर रही है। तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपने हर पेशेंट को जो है डील करते हैं। जैसे कि नशे के मरीज़ है, मैं नशे पे ज़्यादा बात करूँ क्योंकि नशे के मरीज़ को मैं ज़्यादा डील करती हूँ एज़ कम्पेयर टू जो हमारे साइकोटिक होते हैं। नशे के मरीज़ जो होते हैं उनको हम सबसे पहले जब वो आते हैं तो उनकी डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड होता है जो 10 to 15 डेज़ होता है, उसमें उनकी जो क्रेविंग और ये सब चीज़ें जो वो हम कवर करते हैं कि पेशेंट जो है वो थोड़ा सा अपनी नींद, अपनी भूख और उसको अपने आप की समझ आ जाए कि मैं किस वजह से यहाँ पे आया हूँ, क्यों आया हूँ और क्या ऐसी वजह बनी जिस वजह से मैं यहाँ पे एडमिट हुआ। तो ये सब चीज़ें हम उनको एडमिट करवाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनके जो नेगेटिव पॉजिटिव और मतलब जितने भी आउटकम्स हैं हम उन पे ग्रेजुअली हम सेशंस लेते हैं, उस पर बातचीत की जाती है। अच्छा मैम मुझे ये बताएंगे कि मर्द की तरफ से तो कुछ नशावर लोग आपकी तरफ आते हैं, क्या ये नशे की आदत औरतों लड़कियों में भी पाई जाती है, इसके बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल तो हालात ऐसे हो गए कि लड़कियां भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गई हैं, स्पेशली जो हमारे हायर एजुकेशन की तरफ लड़कियां जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा इसकी एडिक्ट हो गई है। तकरीबन आइस की मोस्टली गर्ल्स जो हैं वो आइस की एडिक्ट होती हैं, जो हायर यूनिवर्सिटीज़ हैं या हायर एजुकेशन के लिए जा रही हैं, कर रही हैं एजुकेशन, तो एडिक्ट हैं वो आइस की एडिक्ट हैं। अच्छा ये जो लड़कियां गर्ल्स हॉस्टल्स में और इस तरह मुख्तलिफ पेशेंट्स आपके पास आते हैं, क्या तादाद होती है उनकी, क्या उनका आपके पास आना होता है, उनके वालिदैन के क्या तसव्वुरात होते हैं, क्या कहते हैं उनके वालिदैन? पेशेंट की तादाद तो हमारे पास 30 अबव
प्लस 40 अबव भी हो जाती है। अच्छा, इतनी ज़्यादा? जी, 40 अबव भी हो जाती है। और इसमें साइकोटिक होते हैं ऐसे कि कुछ साइकोटिक ऐसे बन जाते हैं जो कैनबिस चेस्ट है वो आपको साइकोटिक बना देती है, अगर उसका आप इनटेक जो है वो बिल्कुल क्वांटिटी से बढ़कर आप अगर है, ठीक है, तो वो भी तो मिक्स हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। साइकोटिक अलग हैं और हमारे जो मनशियात के हैं वो अलग हैं, उनकी अलग मतलब केयर वगैरह करनी है। जी, ये क्या एज होती है जो पेशेंट आपके पास आ रही हैं, गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, उनकी कितनी एज होती है? कम एज के हैं या बड़ी एज के हैं आपके पास? सर कम एज के भी हैं और साथ में जो है उनकी एज है वो ज़्यादा एज की भी है, मतलब डिफरेंट है। इसमें एज डिपेंड नहीं करती, माहौल का बहुत बड़ा असर है इसमें, ठीक है। माहौल इन द सेंस जैसे अभी हमारे पास एक जो सबसे लीस्ट एज में बता दूंगी तो 13 एज का बच्चा है, ठीक है। 13 एज का, बिल्कुल छोटा सा, ये स्कूल का हम कह स्कूल सकते गोइंग हैं। है, लेकिन वो है कि उसकी सोसाइटी और उसका जो इन्वायरमेंट है उससे वो कैच कर रहा है, चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है, नई नई चीज़ें देख रहा है। और असल में यही उम्र होती है बच्चे की कि बच्चा चीज़ें देखता है, उसको ऑब्जर्व करके वो एडॉप्ट करना चाहता है, कि वो कहता है कि मैं कुछ नया करके दिखाऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ें वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा इस मामले में केयर करें, क्योंकि आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, मैं तो कहूँगी ट्रेंडिंग पे चल रही है। तो वालिदैन को भी चाहिए कि वो बच्चों की केयर करें। केयरिंग के हवाले से आप क्या पैगाम देंगी? नाज़रीन में हमारे कुछ पेरेंट्स भी देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, कि वालिदैन किस तरह अपने बच्चों का ख्याल करें, किस तरह उन्हें जो मुज़ी मर्ज़ मंशात फैल चुकी है इससे कैसे बचाएं? जी, सबसे पहले तो बच्चों का ना चेक एंड बैलेंस लाजमी है, रखना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं इसी एज में सीख रहे होते हैं। तकरीबन बचपन से ही आप जब माँ अपने बच्चे को तरबियत देगी तो वो उसी सांचे में डरता जाएगा। तकरीबन 16 to 17 18 ईयर्स तक आपने अपने बच्चे पे चेक एंड बैलेंस रखना लाजमी है आजकल की उम्र में, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट होगी कि आप घर बैठे अपने बिस्तर पे बैठे आप ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं कि आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। टेक्नोलॉजी हमारी बहुत फास्ट हो गई है और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों की प्रॉपर केयर और प्रॉपर अटेंशन दें, उनका चेक एंड बैलेंस लाजमी रखें। और उनको अटेंशन मिलेगी तो बच्चे जो है वो क्यों बाहर जाएंगे या क्यों वो किसी और से हेल्प मांगेंगे किसी और चीज़ की। तो मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बच्चे की एक एक बात सुने, लाजमी गौर से सुने, ना उनको निगलेक्शन एक तो नहीं होगी। अगर बच्चे की बात गौर से नहीं सुनी जाएगी तो वो ऑब्वियसली वो बाहर जाके किसी और से मदद मांगेंगे या अपने फ्रेंड्स या उसकी गैदरिंग ऐसी बन जाएगी, डिफरेंट माहौल में वो एडजस्ट होने की कोशिश करें। आप क्या समझती हैं, माहिर नफ्सियात हैं मैडम, आप इस बारे में क्या कहेंगी कि वालिदैन तो पॉकेट मनी देते हैं अपने बच्चों को जाके स्कूल चीज़ें लें, कॉलेज में और वो खर्च करें, तो इस हवाले से क्या स्टेप आप बताएं? इस हवाले से मैं ये कहूँगी, देखें अगर आपके बच्चे अभी इस तरह हैं कि आपको लग रहा है कि अभी उनकी ऐसी एज नहीं आई कि उनको हम पॉकेट मनी दी जाए, ठीक है, आप उनकी ज़रूरत खुद पूरी करें। एक ये स्टेप हो सकता है, ज़रूरत खुद पूरी करें। और दूसरी ये बात है कि अगर वो बच्चे ज़िद करें कि नहीं मैं खुद जाऊँ तो आप बेशक जाएँ, पॉकेट मनी भी दें, साथ ही जाके आप अपनी ही निगरानी में ये चीज़ें करवाएं। बच्चों को इतना फ्री हैंड नहीं देना चाहिए, ठीक है। आजकल के बच्चे हैं वो हर चीज़ में वो कहते कि मैं ये भी चीज़ करूँ वो भी करूँ, वो हर चीज़ को देखने में और हर चीज़ को एक्सप्लोर करने में कोशिश करते हैं और बाज़ वक़्त वो उनके वेज फिर नेगेटिव हो जाते हैं और फिर नेगेटिविटी से वो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो बेहतरीन तरीका यही है कि वालिदैन को चाहिए कि अगर पॉकेट मनी दे रहे हैं तो उसका भी आप जो है बच्चे के साथ प्रॉपरली आप उसका बैलेंस रखें कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और या तो साथ जाएं, आप बच्चे के साथ जाएं कि हाँ हम जाते हैं, घूम भी आएंगे और हम ये काम भी पूरा कर लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इतनी उम्दा मालूमात दी। वालिदैन भी देख रहे होंगे इस चैनल्स को और इस चैनल से एक बहुत उम्दा मैसेज है कि नौजवान नस्ल मंशियात में तबाह हो रही है, इनका इलाज भी मुमकिन है, इनकी चेक एंड बैलेंस भी मुमकिन है। अगर वालिदैन और माहिर नफ्सियात और हमारे डॉक्टर और हुकूमत मिलकर इस पर ठोस कदम उठाएँ तो हमारी जो नौजवान नस्ल है इस लानत से बच सकती है और एक अच्छा मुस्तकबिल पाकिस्तान का बन के सामने आ सकती है। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, हमने मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर महमूद साहब से बात की, उसके बाद मैडम ज़ैनब से बात की, साइकोलॉजिस्ट थी। अब हम बात करते हैं इस अमन इदारे के जो डायरेक्टर हैं, जो अमन हाउस को, पेरेंट्स मीटिंग्स को डील करते हैं, जो पेशेंट्स को डील करते हैं यहाँ आकर, उनसे हम जानेंगे। मोहम्मद कामरान ताज साहब, आप बताइएगा, आपके पास जब फैमिली पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आते हैं
तो आप उसको किस तरह डील करते हैं, कितने दिन उनको अपने पास रखते हैं, क्या आपके पास ये स्ट्रेटजी और तरीक़ाकार है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा तरीक़ाकार जो सबसे पहले है, फैमिली को अवेयरनेस देना इस इलाज के हवाले से, ठीक है, कि पेशेंट को एडमिट कैसे करवाना है, हमारा ड्यूरेशन कितना होता है इलाज का, ठीक है, और इस दौरान क्या क्या चीज़ें जो फैमिली ने करनी होती हैं, कौन से ऐसे काम होते हैं जो फैमिली के ज़िम्मे होते हैं, वो हम फैमिली को काउंसलिंग भी करते हैं, फैमिली को अवेयरनेस देते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। और हमारा जो इलाज का दौरानिया होता है वो वन मंथ से लेके आप कर दें 3 मंथ्स। अच्छा, 1 मंथ से 3 मंथ्स का 3 मंथ्स 90 का। days का। सर ये 90 डेज़ तो बहुत ज़्यादा है। इन 90 डेज़ में जो यहाँ पेशेंट आता होगा वो तो बोर हो जाता होगा, उसकी बोरियत दूर करने के लिए आपके पास क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, इंडोर भी और आउटडोर, क्या उसे आप जाने देते हैं कि यहीं कैद करके रखते हैं जी? बिल्कुल ऐसे ही, आपने बिल्कुल ये बहुत अच्छा सवाल किया है। अक्सर पेशेंट भी हमसे यही कहते हैं कि इतना लंबा जो दौरानिया है इलाज का, फैमिलीज़ भी अक्सर ये सवाल करती हैं कि ये इतना लंबा दौरानिया क्यों होता है इलाज का ना। तो उसकी वजह ये होती है कि हमने सिर्फ पेशेंट को ये फिज़िकली तौर पे ठीक नहीं करना होता कि उसका वेट गेन हो गया, उसका रंग गोरा हो गया, ठीक है जी, तो समझ लें कि पेशेंट ठीक हो गया। पेशेंट जो मुकम्मल तौर पे ठीक होता है, उसकी जो जिस्मानी सेहत के साथ उसकी जो ज़हनी सेहत होती है वो ज़्यादा जो है ना समझ लें कि उसके लिए ज़रूरी है, उसकी रिकवरी के लिए, उसके ठीक रहने के लिए, ठीक है। और ये जो हमारा दौरानिया आपको मैंने बताया जो 1 मंथ से वो 3 मंथ्स का होता है, इसके अंदर जो होता है शुरू के जो हमारा समझ लें कि फर्स्ट मंथ जो होता है 15 to 20 डेज़ 25 डेज़ जो होते हैं वो डिटॉक्स के होते हैं, उसमें उस पेशेंट की मेडिकेशन चल रही होती है, ठीक है। और मेडिकेशन के बाद फिर जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाता है फिर हम उसको काउंसलिंग की तरफ लेके आते हैं, फिर उसमें नमाज भी आ जाती है, उसमें दर्स भी आ जाता है, उसमें लेक्चर्स आते हैं, उसमें सेशंस आते हैं, ग्रुप सेशंस आते हैं, इंडिविजुअल सेशंस आते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह आती है। तो ये जो है मुकम्मल जो दौरानियों से इलाज का होता है वो इसलिए 1 मंथ से लेके 3 मंथ्स का होता है कि पेशेंट जो है फिज़िकली सेहतयाबी के साथ साथ मेंटली तौर पे जो है ना वो भी स्टेबल हो, वो इतना मजबूत, उसकी सोच, उसकी रवैये, उसकी आदतें इतनी मजबूत हो जाएँ ताकि जब वो दोबारा उस माहौल में जाए तो दोबारा नशे की तरफ ना जाए। जी, आप मोहम्मद कामरान ताज साहब, आपसे भी वही मैं बात पूछूँ, यहाँ आप मेडिकल भी ट्रीटमेंट करते हैं, नफ्सियाती भी करते हैं, रूहानी भी करते हैं, इन तीनों की वजह क्या है, क्यों आप तीनों एक साथ कर रहे हैं जबकि इनका आपस में तो खासा कंट्रास्ट पाया जाता है? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। मकसद ये है सर, देखें इन तीनों चीज़ों का इकट्ठे करना कि पेशेंट ठीक हो जाए, और एक पेशेंट ठीक हो जाएगा तो समझ लें कि पूरा एक ख़ानदान, पूरी एक नस्ल जो है ना उनकी वो ठीक हो जी, एक आप पेशेंट की वजह से पूरा जो उनका देख लें पूरी फैमिली है वो डिस्टर्ब होती है। जी, अब तक कितने पेशेंट्स आपसे आपके पास आ चुके हैं, कितने को आप रिकवर कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेरे इस इदारे को कम व बेश 6 साल, 6ठा साल हमारे इस इदारे को जा रहा है, अमन हाउस को 6ठा साल जा रहा है, और इस दौरान हमने तकरीबन 1500 पेशेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह। 1500 पेशेंट इस जी, जी। इन्हीं दौरान। जी, जी। वैसे डेली मामूल के मुताबिक, वीकली मामूल के मुताबिक, और क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि शरह जो मंशियात की है वो बढ़ रही है या कम? शरह तो बहुत ज़्यादा हो रही है, शरह कम नहीं हो रही, क्योंकि आए दिन नए से नए नशे जो है ना वो मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं। न्यू जनरेशन जितनी भी है वो सब जो है ना इन नशों की तरफ राग़िब हो रही है। यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में आप देख लें, ठीक है, गली मोहल्लों में आप देख लें कि इन चीज़ों को इतना आम और इतना सस्ता कर दिया गया है कि हर जो वो नौजवान है उसकी वहाँ तक रसाई है, इतनी आसानी से ये चीज़ें उसको मैसर हो रही हैं कि किसी को भी हासिल करने में मुश्किल नहीं होती, तो जी। लोग ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। आपको वालिदैन मिलते होंगे, वो तो कहते हैं नहीं हमारी बेटा है या बेटी है, बड़ी मासूम है, बहुत अच्छे है, पता नहीं कैसे इनको लत पड़ गई। जी, उसके बिल्कुल बारे ऐसे, में क्या? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, आप किसी भी फैमिली में चले जाएं, किसी भी आप पेशेंट को देखेंगे, जो उसकी हिस्ट्री होगी उसमें वो पेशेंट, वो फैमिली यही बताएगी कि हमारा ये जो पेशेंट है बेटा है या बेटी है, तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा था, घर की जिम्मेदारियां लेता था, घर के सारे काम करता था, बहुत अच्छा था, स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, मैट्रिक तक बहुत अच्छा रहा है या एफए तक बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद अचानक से पता नहीं चला, एकदम से पता नहीं इसको किसी ने कैसे नशे पे लगा दिया, हमें भी पता नहीं चला, और उसके बाद इसमें सारा इसके रियूम बिगाड़ पैदा हो गया और ये डिस्टर्बेंस पैदा हो गई। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी नाजरीन, आपने भी आप ये वाला सेशंस जो मैनेजमेंट का होता है, जो डीलिंग का होता है, किस तरह यहाँ पेशेंट आते हैं, कौन उसको डील करता है, तो उनको डील मोहम्मद कामरान ताज साहब करते हैं, और जो भी मुतासरा बच्चे हैं
जिनका प्रॉब्लम चल रहा है या किसी ऐसे बैड इन्वायरमेंट्स में आ गए हैं, तो यहाँ पर बकौल इनके कि हम नफ्सियाती इलाज भी करते हैं और डॉक्टर साहब भी हैं, मेडिकल्स MBBS हैं, वो भी अपनी जो है ट्रीटमेंट्स मेडिसिन वो भी प्रोवाइड करते हैं। जी नाजरीन, हमने अमन हाउस का सर्वे किया, यहाँ के हम अमले को मिले और डॉक्टर्स को मिले, माहिर नफ्सियात को मिले। इसके बाद अब हमने यहाँ सर्वे के दौरान, विज़िट के दौरान एक पेशेंट से अभी करंटली बात हमारी स्टार्ट होगी, इसके बारे में जानेंगे। जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद आरिफ कुरैशी है। मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब, आप कब से ये नशा कर रहे हैं और क्या कर रहे थे, कौन सा नशा कर रहे थे? मैं सर हेरोइन का नशा कर रहा हूँ, तकरीबन मेरे को 6 साल हो गए हैं। अच्छा। तो इससे पहले मेरे 2-3 ट्रीटमेंट हुए हैं और अदारों से, लेकिन मैं इधर आ गया ये भाइयों के साथ। लेकिन इधर मैंने आकर काफ़ी बेटर फील किया जी, और मैं काफ़ी खुश हूँ। यहाँ के माहौल से हमको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला है और इन भाइयों ने हमारे साथ बड़ी मेहनत की है। ये मैडम हो गई हैं माहिर नफ्सियात लेडी डॉक्टर ज़ैनब और ये हमारे डॉक्टर इकबाल साहब हैं। ठीक है, वो हमारे डॉक्टर साहब हैं। ठीक है। उन्होंने आपको दवाइयाँ दी क्या? मेडिसिन में शुरू में जब पेशेंट आता है इधर तो काफ़ी डिस्टर्ब होता है शुरू में, ठीक है। तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब था, उन्होंने मेरे को मेडिसिन दी। कितना अर्सा आपको लगा यहाँ पर आपके इलाज के लिए? मैं तकरीबन एक महीने तक ठीक हो गई। 1 महीने तक। अब आपको दोबारा वो नशे की आदत वो दोबारा तलब होती है या छोड़ दिया या आगे कुछ होता है महसूस? नहीं सर, दूसरे अदारों में आदमी जाता है तो आदमी को बाद में बाहर की सोच आती है, आउटसाइड की। मैं दोस्तों के साथ यहाँ पे था, लेकिन इस माहौल में आके ना तो मैंने अपने आप को बेटर फील किया और मुझे कोई ये आदत बिल्कुल फील नहीं होती है। ठीक है। पुराना जो आपका यारों दोस्तों, बुरी सोसाइटी, बुरे दोस्त थे, उनसे आपको अब छुटकारा हो चुका है? छुटकारा मिल गया और हम इधर काफ़ी खुश हैं। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, खाना जो बोलते हैं हमको मिल जाता है। इधर हर चीज़ अलाउ है, इधर कैंटीन मिल जाती है, मतलब है हमको सब जो है चीज़ें मिलती है। सही। अब दोबारा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो आदत और जो अच्छे है फ्यूचर की तरफ हम इंशाल्लाह गामज़न है कि इंशाल्लाह अच्छा फ्यूचर। आगे आप क्या करना चाहेंगे? आप मतलब बाहर जाने का प्रोग्राम है सर, आउट ऑफ कंट्री जाने का प्रोग्राम है जी। पैसे कमाएंगे, उसके बाद पैसे कमाने के बाद फिर क्या काम करेंगे? हाँ? सर काम यही है कि मेडिसिन का काम करते हैं मेरे भाई सारे। ठीक है। तो कौन सी मेडिसिन? चर्चर से अफीम फिर? नहीं सर, ये मेडिसिन का काम करते हैं, तो ये फार्मेसी वगैरह का हमारा काम। अच्छा, फार्मेसी ये जो जी सर। तो इंशाल्लाह इसमें भाइयों के साथ थोड़ा सा उनकी साथ चलना है और उनके साथ मदद करनी है। यानी कि आप अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद रखते हैं, दुआ करते हैं हम अल्लाह पाक से आप इसी तरह खुश रहें, खुरम रहें और इस तरह नशे की जो बुरी हालत है, बुरी आदत है, वो हमेशा के लिए आपसे तर्क हों और इसी अच्छे माहौल में रहें। जी नाजरीन, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को हो जाता है, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।